थैंक यू सर। वैसे तो मैं जो है इतना हमने अप्रिशिएट किया है कि उसके आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। बट आई आई रिस्पेक्टफुल्ली congratulate to our organizers, speakers, and audience, and uh, not less to media person also. I have been great honor to hear this. I have tried to correlate with modern science with psychiatric disorders because psychiatric disorder जब भी चीजें आती है कि नहीं साइकेट्रिक तो हम डिप्रेशन एंजाइटी पीटीएसडी या स्ट्रेस पर ही रुक जाते हैं। इसके आगे नहीं बढ़ते कि नहीं आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या दिक्कतें जो है जो मेडिकल साइंस में हम ज्यादातर उस पर फोकस करते हैं जो करंट में प्रॉब्लम है। लेकिन हियर आई हैव ट्राई टू कोरिलेट psychiatric disorder as well as the medical sciences what we are suffering. Next slide, please. As you know that psychiatric disorder mainly जो कोरोना काल में है ये कहा जाए कि नहीं मेजर प्रॉब्लम तो कोरोना है ही जिससे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी एक हमारे लिए चैलेंज थी। साथ में हम उस पहलू को भी इग्नोर बहुत हद तक जो है इग्नोर कर रहे हैं या ये नहीं कह सकते कि नहीं जो है उस पर फोकस उतना नहीं हो पा रहा है जो कि आइडियल फोकस होना चाहिए। वो चीजें हैं जैसे जब भी कोरोना होता है या जब भी कोई किसी डिजीज से सफर करता है तो उसके बाद चीजें आती है कि नहीं उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। जाहिर सी बात दोनों चीजें एक दूसरे के को रिलेट करके चलती रहती हैं। जैसे उसको प्रॉब्लम होगी तैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आना ही आना है, बिना उसके वो नहीं रहेगी। सर जैसे थोड़ा हिंट किए थे, मैं उससे काफी प्रभावित था कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक्चुअल है तो समाज में, लेकिन कुछ लोगों में ये कम है। वो चीजें ऑब्वियसली ये चीजें कम है। इसमें मैंने जो है इस स्लाइड को इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि ऐसी क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है कोरोना काल में जो कि जो है काफी इम्पोर्टेंस अपनी रखती है और उनका जो रोल है वो कैसे जो है एक मॉर्बिडिटी या मॉर्टिलिटी को जो है इंक्रीज करता है। उस पहलू को हम नहीं देख पाते ज्यादातर। हम ज्यादातर डिजीज को फोकस करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली जो प्रॉब्लम होता है वो कैसे जो है इस इसको मॉर्बिडिटी या मॉर्टिलिटी को बढ़ाती है पोस्ट को भी, उस चीज पर हमें भी उस पर ध्यान देना चाहिए। इस हिसाब से भी देखा इसका साइकिल देखने की कोशिश करें। और इसको मैंने थोड़ा सा जो डॉक्टर बागची इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इम्यून सिस्टम और कोविड का क्या रिलेशन है और हम इसका रिलेशन फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर से जो भी मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनसे क्या रिलेशन है, इस चीज पर हम थोड़ा सा देखेंगे जो कि मेरे समझ से अनटच्ड एरिया है। ज्यादातर लोग जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर डिप्रेशन हुआ मैनिया हुआ पीटीएसडी ज्यादातर सेमिनार उसी पर फोकस रहते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करें। सोसाइटी में डिप्रेशन हो गया तो कैसे मैनेज करें और जो है किसी को स्ट्रेस हो गया तो कैसे मैनेज करें। लेकिन हम उससे थोड़ी सी दूर लेकर के चलते हैं कि देखते हैं कि ये कैसे प्रभावित करता है जो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है और इसको तो देखेंगे देखेंगे हम कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन ये चीजें भी हमें देखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। या जैसा कि ज्यादातर जो रिसर्च इसमें जो हुई है वो अभी तक जो रिसर्च ये कहती है कि देयर इज रिलेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर एज वेल एज द कोविड इन्फेक्शन। इट इज अ वाइस वर्सा। एक चीज अगर होती है तो दूसरी चीज प्रूव करती है, दूसरी चीज अगर है अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो वो कोविड 19 को जो है इसको भी प्रूव करती है। वो कैसे करती है इसको हम बताते हैं आगे, इसको बताएंगे। जैसा कि ये वेरियस रिसर्च में ये चीजें देखा गया कि लगभग नियर अबाउट 1/3 जो पेशेंट होते हैं उनमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम रहती ही रहती है, वो किसी न किसी तरह की। ये मेजर प्रॉब्लम जो हमने नीचे मेंशन किया है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है ड्यूरिंग कोविड जो है डिलीरियम एंजाइटी डिप्रेशन पीटीएसडी
और जो कभी मैनिक सिम्टम हो सकता है, पुअर मेमोरी, इंसोम्निया इज द मेजर प्रॉब्लम। दिस काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम कैन अकर। ये चीजें इस बेसिस पर नहीं कहते हैं कि हमारा एक एजम्पशन है, हम इंडिविजुअल बात नहीं करते, ना तो कुछ लोगों की बातें करते हैं। ये प्रॉपर जो है लाइनसेट में, नेक्स्ट स्लाइड। या ये जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है कुछ, इसको हमने कोट किया है। ये जो है मैं समझ रहा हूँ कि इफ डॉक्टर देवाशीष बागीची इज देयर, आई थिंक दे विल ही विल बी अवेयर अबाउट दिस रिसर्च। ये लैंसेट में पब्लिश हुई है, जो कि अमेरिकन की है मेनली ऑर्गेनाइजेशन है। 54 ऑर्गेनाइजेशन इसको कंबाइन करके ऑपरेट कर रहा है, जिसमें एक अक्रॉस ऑफ द ग्लोब, इवन वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री को उन्होंने इंक्लूड किया है, और उनसे जो है डेटा लेकर के सर्च किया है। और इसमें लगभग जो है 69.8 बिलियन मिलियन पॉपुलेशन पेशेंट को जो है इन्होंने इंक्लूड किया है फ्रॉम द अक्रॉस ऑफ द ग्लोब, जिसमें उन्होंने ये देखा है कि पोस्ट कोविड साइकेट्रिक प्रॉब्लम वो लगभग नियर अबाउट 1/4 पेशेंट को थी, लेकिन व्हाई इट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, इसलिए है कि क्योंकि सर ने जैसे बताया कि 2-3 हफ्ते के बाद जो है हमें कुछ नहीं पता चला। सेम थिंग द रिसर्च वाज कंडक्टेड आफ्टर द 2-3 वीक आफ्टर द रिकवरी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिलीरियम हुआ, इंसोम्निया हुआ, एंजाइटी हुई, पीटीएसडी, ये सारी चीजें जो है ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम रहती है, जो कि रिकवर हो जाती है जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये सारी चीजें रिकवर होती है। लेकिन सेकेंड जो रिसर्च है, ये भी लैंसेट साइकेट्री में पब्लिश हुई है, जो कि एक रिनाउंस जर्नल है। ये भी जो जो चीजें ली गई है वो लगभग 8-9 कंट्री को जो लिया गया है, इसमें ज्यादातर जो है ऐसी कंट्री है जो कि कोविड से सफर कर रही थी, और जो है उनके जो डेटा डेटा जो दिए गए हैं, वो जो वो उनके उनका जो सिस्टमिक रिव्यू किया गया, और इसमें पाया गया था, ये डेटा उस समय लिया गया है जिस समय की कोविड केस एक्टिव थे, तो उसके दौरान लिया गया था, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रिवलेंस, ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द कोविड। तो उसमें ये चीजें देखी गई है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, वो नियर अबाउट 1/3 पेशेंट जो है इससे सफर कर रहे थे, और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट वे आर सफरिंग फ्रॉम द इंसोम्निया। और उसमें आप देखेंगे कि डिप्रेशन, कंफ्यूजन, these are the major problem as well as anxiety also. It was 3-4 जो psychiatric problem थी, where the major prevalent। और जो रिसर्च किया गया उसमें भी लगभग 0.23 मिलियन पॉपुलेशन को लिया गया, उसमें भी पाया गया नियर अबाउट 34% पेशेंट वे आर सफरिंग फ्रॉम द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो आप इस तरह से एक एजम्पशन ले सकते हैं कि ड्यूरिंग कोविड जिस समय की पेशेंट सफर कर रहा है, उस समय की जो सिनारियो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिकवरी फेज। तो रिकवरी फेज में थोड़ा बहुत कम हो जाती है, लेकिन जिस समय वो रहता है, जिस समय उसको कोविड है, जिस समय एक्टिव फेज में, उस समय जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम, जो डिलीरियम, पीटीएसडी, और ये कहेंगे बहुत हद तक एंजाइटी की जो प्रॉब्लम रहती है, वो चीजें बहुत ही प्रिविलेंट रहती है। इंसोम्निया जो है लगभग आधे ऐसे पेशेंट रहते हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे नींद तक नहीं आ रही है इस समय। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, हम उनको क्या करें। बेसिकली जाहिर सी बात है, मेडिकल रिकवरी तो प्राइम उनका ट्रीटमेंट है ही, लेकिन साथ में जो है अगर इस तरह के साइकेट्रिक पेशेंट, जैसे सर बता रहे थे कि नहीं वहाँ के पीएम जो है रोने लगे, तो रोने लगे तो उस समय जाहिर सी बात है, एट दैट टाइम द कोविड वाज हाई। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि हम उनको इस समय क्या कर सकते हैं, या पेशेंट जिस समय ये कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एकदम डिलीरियस हो जा रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो जाहिर से मेडिकल ट्रीटमेंट तो जरूरी है, साथ में जो है हम कौन सी ऐसी मेडिसिन चूज करें जो कि उस समय जो है ये इफेक्टिव हो। तो ये चीजें एक क्रूशियल पॉइंट है, और इस पर ये रिसर्च का भी पॉइंट है, क्योंकि अब बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत हमें समय नहीं मिला कि हम लोग इस पर रिसर्च करें। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने बहुत सारे जनरल तो सर्च किए इंडिया में, लोग
बहुत ही इस पर हाईलाइट तो करते रहते हैं मैनेजमेंट के लिए, बट जो रिसर्च हुई है वो जो है वो नंबर ऑफ रिसर्च जो है बहुत ऐसी नहीं है कि जो कि उनको पिकअप किया जा सकते पबमेड में या कोई इस तरह वर्ल्ड वाइड कोई रिसर्च नहीं है। एक हमने जो है ट्राई किया था अपने डिपार्टमेंट में, इसमें ये हम लोग भी इसमें जो ये रिसर्च जो है बेसिकली बहुत अच्छे जर्नल तो नहीं कहा जा सकता है और बहुत खराब भी जर्नल नहीं कहा जा सकता, उसमें पब्लिश हुई है। इसमें लगभग 3 स्टेट के ऐसे बच्चे लिए गए हैं, दोज वेयर सफरिंग दोज वेयर इन हाई रिस्क, जैसे कि जो है मेडिकल स्टूडेंट थे जिनकी ड्यूटी लगी थी और उनका एक फ्यूचर अनसर्टेन था। तो जाहिर सी बात है उनका जो है ये हमने कोशिश किया था उस समय, तो जो है ऐसे डायरेक्ट तो कोई चीज हो नहीं सकती थी कि हम उनको इवेल्युएट करें, बट इट वाज इवेल्युएटेड थ्रू द ऑनलाइन गूगल जनरेटेड प्रोफार्मा। और इसमें ये चीजें हमने जो देखा था वो मेडिकल स्टूडेंट दे वर सफरिंग 14.22, कितने परसेंट जो है सीवियर प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, और जो है 20.046% जो है एक्सट्रीमली स्ट्रेस में थे। वो क्यों थे, इस चीज का जो है बहुत कुछ हम अनुमान नहीं लगा सकते, बट जो वॉट एवर आई गेट फ्रॉम दिस रिसर्च ये चीजें हम बता सकते हैं कि इतने परसेंट हमको मिला जो 3 स्टेट को गवर्न कर रहे थे, दिल्ली था और उसमें एमपी था और जो है उत्तर प्रदेश था। ये 3 स्टेट के स्टूडेंट को हमने दिया था और उसमें लगभग 729 स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए थे, और ऐसे स्टूडेंट थे जिनके जो है कोविड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। इसमें कुछ हमने ये भी देखा था कि जो अदर स्टूडेंट हैं उनसे क्या रिलेशन है वो जो है यहाँ मेंशन नहीं किया गया, बट रिजल्ट वाज दैट 1/3 जो ज्यादा इनका लेवल था, जो अदर स्टूडेंट था उनका कम था इनसे, वो लगभग जो है 30% उनका कम प्रिविलेंस था जो मेडिकल स्टूडेंट थे। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि जो मेडिकल स्टूडेंट जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनमें किस लेवल का एक्सट्रीम स्ट्रेस था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये चीजें हमने जनरल स्टूडेंट पर देखा है, ताकि नहीं चलिए ठीक है 80% नियर अबाउट वर्ल्ड के स्टूडेंट सफर कर रहे थे। जहाँ तक कम्युनिटी की बात हो रही है, फ्रंट लाइन का तो बहुत ज्यादा हमें नहीं मिल पाया था अपने इंडिया में, बट जो भी हम लोग अपने रिसर्च में पाए थे ये चीजें पाए थे। ओवरऑल जो हमने डेटा लिया था नियर अबाउट 80% जो वर्ल्ड के स्टूडेंट थे एनी हाउ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इससे कंसर्न, और इंडिया में देखा जाए तो नियर अबाउट जो है 27 करोड़ स्टूडेंट जो है सफर कर रहे थे ड्यूरिंग द कोविड। और इसमें देखा गया था कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी वो 20% राइज करी थी एबव द नॉर्मल लेवल जो ड्यूरिंग द कोविड, और 20 जो एंजाइटी थी, और 21% डिप्रेशन, और ओसीडी भी उनमें एक कॉमन थी, एडिक्शन प्रॉब्लम थी, स्लीप की प्रॉब्लम। दीज आर द मेनली साइकेट्रिक प्रॉब्लम दोज वेयर इंक्रीज ड्यूरिंग द कोविड। तो ये सब चीजें जो है इनमें जो हमने वर्क में पाया था। अपार्ट ऑफ दैट देयर वाज सम एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट कहते हैं भाई यूज तो करते हैं सर, कब आप एडिक्शन करते हैं देखिए उसकी अलग से एक डिफिनीशन है या उसका एक क्राइटेरिया है कि कब हम स्टूडेंट को एडिक्शन करते हैं। तो उस स्केल पर लिया गया, ना कि हम कर रहे हैं कि कोई 12 घंटे यूज कर रहा है तो यूजफुल वर्क के लिए कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो एडिक्ट है, हो सकता है हमने वर्क के लिए कर रहा हो, लेकिन एडिक्शन की जो डिफिनीशन है वो चीजें फुलफिल करना चाहिए। तो हमने जो है इसको देखा था कि नहीं जो एडिक्शन की प्रॉब्लम थी स्टूडेंट में या जो है इवन जो एल्डर पॉपुलेशन थी उनमें भी जो है एडिक्शन की प्रॉब्लम है। ये देखा गया कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ए पार्ट ऑफ दैट साइकोएक्टिव सिस्टम जो एल्डरली में ज्यादातर कॉमन थी। इवन इंटरनेट की जो एडिक्शन की प्रॉब्लम उनमें बहुत ज्यादा कॉमन थी, और ये चीजें आप सोच सकते हैं कि उसके रिलेशन जो है ज्यादातर जो है जो फैमिली प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है वो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो जो होम इन्वायरमेंट था वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड था। तो नेक्स्ट तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी थी। और उसके बाद ये स्लाइड आप देख सकते हैं स्लीप की प्रॉब्लम और जो है
जो हैबिट ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, अगर ये चीजें की ज्यादातर लोगों का वेट जो है इंक्रीज या मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट होने लगे थे, ये सारी चीजें उससे एसोसिएटेड है बिकॉज ऑफ द लैक्स ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव बिंज ईटिंग। तो ये सारी चीजें जो है इस कोविड की सिचुएशन में जो भी है मतलब पोस्ट पोस्ट कोविड रिजॉल्व भी करी हैं बहुत हद तक, जो है उन पर जो है कंट्रोल भी है। बट ये चीजें जो है नेक्स्ट अगर इस तरह की वेव आती है तो हमें इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कि इसको मेन हाईलाइट करने का मतलब यही है कि ये सारी चीजें जो है उसके साथ जुड़ेगी जरूर। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद हम ये चीजें आते हैं जो मेन चीज हमने जो है सोचा था, जो कि मेरे समझ से मैंने बहुत कोशिश करने के बाद कुछ चीजें कलेक्ट कर पाया हूँ कि हमें जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम एक्चुअल होती है, जैसे स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। इनिशियली हम ये कहेंगे कि स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन होता है या कोई अदर कोई इन्वायरमेंटल फिजिकल या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। तो आप जानते हैं कोविड के दौरान कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, कितनी सोशल प्रॉब्लम आई, कितनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आई। तो ये चीजें एक बड़ी सिंपल सी चीजें नहीं। आदमी जितने लोग स्ट्रेस में थे, सिलेंडर लेकर के घूम रहे थे सड़क पर और वहीं एक्सपायर कर जा रहे थे, तो एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं थी जो एक्सपायर कर रहा। ये एक 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 जनरल प्रॉब्लम लोगों की हो गई थी, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम थी। तो क्या उसमें जो है क्या चेंजेस नहीं हो रहे थे? आखिर चेंजेस क्या हो रहे थे? ये थोड़ा था कि नहीं स्टेज में आ गया, गुस्सा में आ गया, हम सिम्टम को देख रहे हैं कि नहीं मारपीट कर लिया, गुस्से में बोल दिया, हम कहे भाई स्ट्रेस में है। लेकिन नहीं, हमें उसको जो है थोड़ा बारीकी में जाने की कोशिश करेंगे। ये चीजें बहुत ऑब्वियस सी है, बहुत जनरल चीज होती है, एलिमेंट्री चीज है, जिसमें जो है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, ये तो जनरल चीजें हैं। लेकिन मेन चीज जो मेन चीज देखने की जो है वो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो। एड्रेनलिन, ये जानते हैं कि एड्रेनलिन क्या करता है? सिंपैथेटिक, वो सिंपैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होता है, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सिंपैथेटिक कंपोनेंट है उसको ओवर ड्राइव करता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल इटसेल्फ जो है सारे सिस्टम को जो है चाहे हार्ट रेट को बढ़ा देगा, रिस्पिरेशन को बढ़ा देगा। ये ज्यादातर चीजें हैं जिनमें ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा था, वो प्रिपेयर करता है फॉर द फाइट या जो है फॉर द फ्लाइट। तो इस तरह की चीजें जो है एक प्रिपेयर करने में जो है उसको ऑक्सीजन की डिमांड अगर पड़ेगी, तो अगर कोविड की सब क्लिनिकल लेवल पर है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही तो एक्सपेक्ट करेंगे उसको ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं पड़ती है तो क्या होगा? अल्टीमेटली सिस्टम विल सफर, जो आपके क्रूशियल सिस्टम है वो सफर करता है। नेक्स्ट, ये जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन, हमने जो इसको सर्च किया है, ज्यादातर जो डिसऑर्डर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये सारे में जो है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये चीजें जो है ओवर ड्राइव बढ़ जाती है। और इसका बढ़ने का रीजन क्या होता है कि जो हार्ट रेट बढ़ सकती है, एरिथमिया हो सकता है, या फिर इसके बाद जो है लंग कहीं न कहीं सफर कर सकता है। इसका वाइस वर्सा रिलेशन, इफ हाइपोक्सिया विल टेक्स प्लेस, दैट विल इंक्रीज टू सिंपैथेटिक सिस्टम। If sympathetic system will be overdrive, then the oxygen demand will be increase. तो एक तो ऐसे कंप्रोमाइज्ड है सारे ऑर्गन, और दूसरा अगर ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो हमें क्या चीजें मिलती है कि वो जो है एक एडिशनल बर्डन पड़ता है, चाहे वो हार्ट हो, लंग हो या जो किडनी हो, जितने भी सिस्टम है उस पर ये एडिशनल बर्डन पड़ने लगता है। तो बेसिकली जो हमने देखा है कि जो ये ज्यादातर हमने पेपर सर्च किया तो उसमें ये चीजें मिली कि जिसमें जो है जो अभी डॉक्टर देवाशीष डिस्कस कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम कैसे अफेक्ट, तो जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसमें इम्यून सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है। दूसरी चीज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगर ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये चीजें एक्टिवेट होता है, इंक्रीज करता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम, तो वो कैसे अफेक्ट करता है और ऑर्गन का, इस चीज को जो है देखने की जरूरत पड़ेगी।
और दूसरी चीजें हैं कि ये जो हार्ट रेट अगर रैपिड हार्ट हो सकता है, एरिथमिया हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसका ये नहीं है केवल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही इन ऑर्गन को जो है एक्टिवेट करेंगे, इसके साथ जो इम्यून सिस्टम है उसका भी जो है वाइस वर्सा रिलेशन होता है। इसके पहले ही हमने बताया कि इट इज अ बाई डायरेक्शनल रिलेशन विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर उससे कैसे है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये चीजें देखिए, अब ये चीजें उस मेन चीज पर आ जाइए, जैसे आपका रिलीजिंग हार्मोन होता है। एवरीबॉडी नोज दैट रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है एक्टिवेट करता है, और एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होता है जो कार्टिसोल को सीक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड से। ये चीजें हर किसी को मालूम है। अगर ये चीज एचपीआई एक्सिस से जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट होता है, तो भी इसका बाई डायरेक्शनल रिलेशन विद इन्फ्लेमेशन या जो है इम्यूनिटी से कैसे होता है, इस चीज को नेक्स्ट स्लाइड में ये चीजें आप देखिए, जहां चीज ये डिस्कस हो रही थी कि हाउ इट रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। तो ये यहाँ चीजें वो क्लियर हो रही है कि हाउ साइकेट्रिक डिसऑर्डर जितने भी चीजें हैं, ऑलमोस्ट सभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, चाहे वो पीटीएसडी हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, सब में लगभग ये चीजें देखा गया है कि ये जो है आपके इंटरल्यूकिन 1, 2, 6 और T1 निक्रोसिस फैक्टर ये एक्टिवेट होते हैं। जैसा कि डॉक्टर बागीची ने इस पर थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि जो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ये अगर एक्टिवेट होते हैं, अगर रिलीज होते हैं, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज्यादातर जो है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। उन्होंने इम्यून सिस्टम को इसके रिलेशन से बताया, बट हियर इट इज रिलेटेड टू द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं उसके रिलेशन, ये रिलेशन कैसे है, जाहिर सी बात है ब्रेन में जितनी भी लगभग ऑलमोस्ट, इस पर मैंने कई पेपर सर्च किए, तो उसमें जितने भी लगभग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उन पर जो इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बायो मार्कर्स है उसका इफेक्ट पड़ता है। और ये इफेक्ट जो है, देखिए पॉजिटिव इफेक्ट ये जो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन पर डालता है। और अगर ये इंफ्लेमेटरी मार्कर जरूरी नहीं इससे होता, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द इम्यून रिएक्शन। ये इम्यून रिएक्शन से भी कोई अलग तो होता नहीं कि यहाँ का जो है कोई काला हुआ वहाँ का कोई गोरा हुआ, ये तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर यूनिफॉर्म। तो वो चाहे डिप्रेशन या जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर के थ्रू जनरेट या थ्रू द इम्यून रिएक्शन के थ्रू जनरेट हो, ये तो एक ही तरह के रहेंगे। तो जाहिर सी बात है इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा हाइपोथैलेमस या ब्रेन के मेन इंपॉर्टेंट एरिया जो है, जो हम इसको गवर्न देखते हैं वो हाइपोथैलेमस, उससे जो टॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है तो निगेटिव फीडबैक उनको देता तो जरूर है, लेकिन ये है कि जो इम्यून सिस्टम का टी सेल भी जो सेल होते हैं, ज्यादातर माइक्रोफेजेज और टी सेल लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, जो फाइटोसिस वर्क करते हैं, उन पर निगेटिव होता है, बट इन्फ्लेमेटरी मार्कर उससे जो है रिलीज, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है फर्दर उसके रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये कॉर्टिसोल ज्यादातर रेजिस्टेंट हो जाता है और उसके जो है जो रिसेप्टर है वो ज्यादातर डैमेज होते हैं। इस तरह कहा जाता है कि इनसे जो है इनका रेजिस्टेंट हो जाता है ज्यादातर डिप्रेशन और इस तरह के, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर इस तरह से इंक्रीज करते रहते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू द डिप्रेशन या जो है इससे अदर साइकेट्रिक। तो हम तो जो है ज्यादातर फोकस करते हैं भाई, हो गया साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया तो हमें जो है बचाना है, ठीक है उसको बचाना तो जरूरी है, लेकिन जो यहाँ से रिलीज है हो रहे हैं उनको क्या करना। और ये चीजें हमने इसमें शो किया था कि नहीं, इस समय जिस समय जो है एक्टिव केस रहती है, ड्यूरिंग दैट टाइम बेसिकली जो साइटोकाइंस जो रहते हैं वो मेजर पार्ट होते हैं जो कि जो है इन्फ्लेमेशन का, जो साइटोकाइंस स्टार्म होता है उस समय जो है एंडोथेलियम ब्लड वेसल की डैमेज होती है, परमिबिलिटी बढ़ती है,
और ऑक्सीजन कंप्रोमाइज हो सकता है, जो क्रूशियल जो सिस्टम है वो फेल्योर में जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ साइटोकाइन स्थान तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं है, इसकी वजह से होता है, बट इसका जो पार्टिसिपेशन होता है इन द इम्यून सिस्टम, जो रिस्पॉन्स होता है उसके जो बायो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उनसे इनका रिलेशन जरूर रहता है। तो ये चीजें हम हाईलाइट करना चाहते हैं। ये तो जो है जितनी भी डिप्रेशन से, मेजर डिप्रेशन की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उनसे तो होता ही है, साथ में नेक्स्ट ये जो है हमने सो दिखलाया है कि नहीं स्ट्रेस साइटो जो भी हमने सर्च किया है इसमें ये पाया है डिप्रेशन ही नहीं है, जितने भी जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर है मेजर, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर ड्राइव रहता है। वैसे तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट सब में हो जाते हैं, लेकिन ये जो है इनमें जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं वो जो है इंटरल्यूकिन्स के साथ साथ जो है सीआरपी और जो है कीमोकाइंस, ये सारी चीजें रिलीज होती है। तो मैं समझ रहा हूँ सीएमओ साहब इस चीज को बढ़िया से जानते होंगे कि इस तरह ये कैसे जो है और सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है ये जो है इम्यून रिएक्शन से ही नहीं रिलीज होते, नहीं कि वायरस वहां पहुंच गया और तो साइटोकाइंस को एकदम बढ़ा दिया, बढ़ा तो देता ही, खैर वो दैट इज डिफरेंट पैथोलॉजी, जैसा बक्सी डॉक्टर बक्सी ने बताया। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ जो है ये चीजें जो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो भी है इस चीज को भी बढ़ाती है। तो जाहिर सी बात है जिस समय हम ये देख रहे थे कि आपके लैंसेट जो पेपर में दिया था नियर अबाउट 1/3 जो प्रॉब्लम है साइकेट्रिक प्रॉब्लम, तो वो चीजें भी इसमें जो कंट्रीब्यूट करती हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर को बहुत जल्दी नॉर्मल ले आने में ये प्रॉब्लम आती है उनसे। तो इस तरह से हम देखते हैं, मान लीजिए पेंक्रियाज जो से अफेक्टेड हो गया इन्फ्लेमेटरी मार्कर से, और ये देखा गया कि नहीं जो है जिस समय कोविड है उनमें डायबिटीज ज्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। तो ये नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट साइटोकाइन स्टार्म और या कोई जो है इस तरह की कोई इम्यून रिएक्शन के ही थ्रू हो रहा है, ड्यूरिंग कोविड हो रहा है। इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर कोई डिप्रेशन में है, एंग्जियस है, पीटीएसडी, उनमें भी ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्लो ये प्रोसेस से उसको जरूर डैमेज करते हैं, चाहे वो हार्ट हो या जो है पेंक्रियाज हो, बीटा सेल हो, कहीं कहीं उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने एक साइकिल दिखलाने की कोशिश करी है कि कैसे जो है इसका इफेक्ट होता है। जैसे कोविड इन्फेक्शन होता है एट द बॉटम वेयर कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है, देन यू कैन इमेजिन दैट अगर कोविड हो जाता है तो हाइपोक्सिया होती है। हाइपोक्सिया इटसेल्फ जो है रिस्पॉन्सिबल है सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने, या हार्ट रेट को, या जो है उसके जो है टैकिपनिया होने लगती है कि नहीं रिस्पिरेशन जल्दी जल्दी ऑक्सीजन उसको वो करे, हार्ट की इंक्रीज करता है, रेट इंक्रीज जाता है, ऐसी इनहिबिटर ऐसी सिस्टम भी एक्टिवेट होता है जो प्रोटीन होती है ये वैसे कंस्ट्रिक्टेड के लिए रिस्पॉन्स, और जो इम्यून फैक्टर के साथ साथ जो इमोशनल डिस्ट्रेस, जो यहाँ केवल इमोशनल डिस्ट्रेस किया है बट अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम इज आल्सो एसोसिएटेड, जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उस समय जाहिर सी बात है चाहे हार्ट हो या चाहे लंग हो या जो है किडनी हो या कोई भी सिस्टम है उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये नहीं है कोविड ही केवल ऑक्सीजन की डिमांड को कम करता है, साथ में इसकी जो कैपेसिटी, इसको जो डिमांड है वो भी चीजें बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखा जाता है कि अगर ये डिमांड बढ़ जाती है तो मॉर्टिलिटी जरूर बढ़ जाएगी, और इसको जो है कंट्रोल करना जरूर। इस तरह से देखा जाता है कि और भी सिस्टम अगर अफेक्टेड होते हैं दैट विल इनडायरेक्टली जो है लीड टू द मॉर्टिलिटी, इंक्रीज द मॉर्टिलिटी एज वेल एज मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट, ये चीजें हमने कोट किया, ये भी लैंसेट में ही पब्लिश हुआ है, पब्लिश का है। बेसिकली ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन एक्टिवेट ड्यूरिंग कोविड होता है, और इसको हमने हाईलाइट करने की कोशिश किया है कि इसमें जो डिजीजेस होती हैं ज्यादातर
इनकी वजह से मॉर्टिलिटी कैसे बढ़ती है, और सिंपैथेटिक सिस्टम जो इंक्रीज होता है वो चीजें जो है इसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्ड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं साइकेट्रिक डिजीज की वजह से, इन्फ्लेमेटरी मार्कर इंक्रीज करते हैं, उनका भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन होता है इस कोविड की मॉर्टिलिटी, कोविड पेशेंट की मॉर्टिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। Same thing, Dr. Bakshi, I think, has detailed given the lecture on this. ये जो immune system है, next slide, next slide. इसको डिटेल नहीं रहते, आगे नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे कि आईजीजी, आईजीएम और ये कैसे बनते हैं नाम, इनकी जो ह्यूमरल एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं, already has been covered by the Dr. Bakshi. Next slide. इसके थ्रू इम्यूनिटी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या वीक इम्यून सिस्टम, अगर एल्डरली जो पेशेंट, दिस पार्ट आल्सो वी हैज कवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी जो है उन्होंने कवर किया है ज्यादातर, कि जो भी इम्यून सिस्टम है वो ज्यादातर एक्टिवेट नहीं हो पाता, कुछ डिजीज रहती है या जो कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंसल्ट करते हैं, वो दीज आर बेसिकली हार्ट फेल्योर और जो है प्लेग फॉर्मेशन, इसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है मेजर रोल करता है। नेक्स्ट, cytokine storm already has been discussed. Next slide, please. Yeah. I think ये चीजें तो हम मेरे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, सीएमओ साहब आई थिंक जो है इस पर ज्यादा कुछ बता चुके हैं, बट मैं इसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने जो है इस स्लाइड इसको थोड़ा बना दिया है कि ये लेटेस्ट स्लाइड है जो WHO ने दिया है, डायरेक्टर रिलीज किया गया है, जुलाई का ही डेटा है कि डेल्टा वेरिएंट जो है डोमिनेंट कोविड-19 कमिंग मंथ, जो ये चीजें बताई है, और डेल्टा वेरिएंट जो है ये मोस्ट ट्रांसमिटेड उन्होंने ये बताया है। और ये चीजें, एक चीजें यहाँ उन्होंने ये कहा कि डेल्टा प्लस जो है नाउ इट इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो अभी तक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही थी कि ये अभी तक जो है इंटरेस्ट में है। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमें जो है इसको ऑब्जर्व करना है, ये चीजें बढ़ सकती है, लेकिन नाउ इट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं ये चीजें ट्रांसमिट हो रही है, जगह जगह केसेस मिल रही है, जैसे आपके गोरखपुर अभी हाईलाइट है कि इसमें केसेस कुछ मिल रही हैं, और भी स्टेट अफेक्टेड हैं जहाँ के जो है इसकी जो है बेसिकली जिनोम जिनोम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो नाउ इन इंडिया इट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जबकि WHO भी इसको नहीं कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ बात एक चीजें आती है बड़ी इम्पोर्टेंट, कि जैसे अभी तक जो हमारे डेल्टा वेरिएंट बन रहे हैं, जो भी कोविड डेल्टा जो उन्होंने सेकेंड वेव में कहा गया, और जो भी हमारी कोविशील्ड आ रही है, इसमें सर जो है एक मुझे तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन यह है कि सर से जानने की जरूर कोशिश करेंगे सीएमओ साहब से, कि जो कोविशील्ड वैक्सीन जो एक लार्ज स्केल पर अप्लाई की जा रही है, उसका जो इम्यून सिस्टम है आईजीजी बेसिकली जो बन रहा है, वो दैट विल रिकॉग्नाइज द डेल्टा प्लस वेरिएंट और नॉट। द क्वेश्चन इज दिस, अगर मान लीजिए इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो एक तो कोविशील्ड का जो है जो दिया जा रहा है डोज, वो क्या ये चीजें फेल हो जाएगा? जबकि एम्स में जो है डायरेक्टर थे मेरे समय 2 हफ्ते इस बात को सुन भी रहा था, उन्होंने कहा बहुत हद तक ये इफेक्टिव नहीं अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है। तो मेन ये है कि अगर उसके स्पाइक इस तरह के हैं जो जीनोम में चेंज करके जो है इस तरह के बनते हैं, और एंटीबॉडीज जो है भी जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, देन व्हाट विल बी हैपन? क्या ये चीजें उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, या हमारी टी लिम्फोसाइट उसको कुछ हद तक रोकेगी?
जैसे इसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दोनों बनेगी अगर हमें कोविशील्ड दिया जा रहा है। तो क्या इस प्रोसेस में जो टी लिम्फोसाइट कुछ हद तक मदद करेगी, या बी लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी? अगर रिकॉग्नाइज नहीं करती है, जी जी सर, जी 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 जी। तो ज्यादातर 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 अप्रूव नहीं है, बट ये है कि अभी तक ये है कि भाई अगर जल्दी लगाना है तो लगवा लीजिए, ये जितना भी जल्दी हो, ये सेफ दूसरा हमारे पास मेथड नहीं है। लेकिन इस चीज को भी हमें ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि ये चीजें हो सकती है। जैसा एम्स जो है वो ऐसा इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं हल्के में कर देगा, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको पहले से सतर्क रहना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सतर्क रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि मैंने खुद कुछ तो नहीं किया है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये चीजें, इस पर जो है चीफ डॉक्टर सर कुछ हाईलाइट करेंगे या बताएंगे डिटेल, ये उनके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे। दूसरी चीज ये है कि और जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उस चीज को हमें मेजर करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि नहीं हम लगवा लिए तो सेफ, लोगों ने कहा कि नहीं हम तो सेकेंड डोज लगवा लिया, अब क्या करना है, ये चीजें भी बचना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें हमने सेकेंडरी जो मेंशन, जो कुछ हद तक जो है जो मेडिसिन इफेक्टिव है, वो जो है सर्टालिन जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, जो सेफ मेडिसिन है, जो कार्डियक या अदर सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती है ड्यूरिंग, अगर प्रॉब्लम इस तरह की डिप्रेशन की है या स्ट्रेस की है, उस समय ये चीजें दी जा सकती है। दूसरी चीज है जेड मेडिसिन, ये जो है जो कि क्लोन या जो है, इसमें मेडिसिन है मिलाटोनिन, एक नेचुरल जो सब्सटेंस है जो रिलीज होता है ब्रेन में, वो जो है पर्सेटाइल मैनर में, जो कि स्लीप को इंड्यूस करता है, वो सेफ है। ये अभी तक ये है। जाल्पेडेम एक 10 मिलीग्राम ये जो मेडिसिन आती है, वो 60 टाइम के लिए इफेक्टिव होती है, इसलिए बहुत ज्यादा ये जो है लंग और जो है रिस्पिरेशन को इफेक्ट नहीं डालती है, तो दैट इज आल्सो सेफ मेडिसिन। तो इस तरह की मेडिसिन कुछ एडवाइज किया जा सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि ऑल आर अंडर द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अब टर्सरी पर तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट अंत में समरी में इसको समराइज किया जा सकता है, जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेजर साइकेट्रिक, वो तीन सिस्टम पर ज्यादातर इफेक्ट डाल रहे हैं। वो सर्ज ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल, ये नहीं है कि नहीं वायरस ही या इम्यून सिस्टम ही एक्टिवेट होता है और इन्फ्लेमेटरी सेल को इंक्रीज कर रहा है। मैंने ज्यादातर जो है इस पर देखा है, जितने भी पेपर लगभग जहां भी मैंने पाया है, सारे में ये चीजें मिलती रही, जो मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर को भी इंक्रीज करती है, वो भी सर्च करती है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो बहुत ही डेंजरस चीज है, जिसमें सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव होता है, जिस समय लगभग सारे ऑर्गन कंप्रोमाइज स्टेज में है, मिनिमम ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, उस समय अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, तो यू कैन इमेजिन हाउ मच विल बी द मॉर्टेलिटी। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मेजर जो प्रॉब्लम होती है, जिनको जो हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, क्रोनिक रिनल डिजीज है, तो ये सारी चीजें उसको ज्यादातर इफेक्ट डालती है। और हाईलाइट ऑन द आर्बिट्रेरी डिस्पोज द फर्दर इंक्रीज। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो ओवरऑल इसको हमने समराइज किया है, ना कि बहुत उधर गए हैं कि उसको मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। ये पार्ट तो जो है मैं समझ रहा हूँ कि अ, हमारे जो है आनंद चौधरी, प्रोफेसर आनंद चौधरी जी इस पर जो है हाईलाइट करेंगे, और लोग हैं इसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है विराम देता हूँ अपनी टॉक को। थैंक यू सर।